नमस्कार। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं, जिस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं, उसमें आज की हमारी कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी। और आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। आप ना ही केवल हिंदी साहित्य में वरन लोक साहित्य में भी बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं और एक प्रखर वक्ता हैं, साहित्यकर्त्री हैं। और आज हम उन्हीं से लोक संगीत की प्रासंगिकता पर बात करेंगे। कितना हमारी लोक धुनें व्यापक हैं, आज कितनी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति ही हमारी जड़ें हैं, हमारा मूल है और हमें इसे कैसे संरक्षित संवर्धित करके आगे बढ़ना है, इसी के हेतु हम लोग उपस्थित हुए हैं और मैम से कुछ बातें करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, वैसे तो आप एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं हमारे साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य, अवधी साहित्य, लोक साहित्य, आप किसी भी क्षेत्र में कहा जाए तो आप मूर्धन्य हैं, आप शीर्ष पर हैं। पर आज का हमारा जो विषय है वो है प्रासंगिकता लोक संगीत की, लोक संस्कृति की, अवधी साहित्य की। जी। हमारी किस प्रकार से हम इसे संरक्षित संवर्धित कर सकते हैं। तो मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, वर्तमान में जो लोक संगीत की प्रासंगिकता है उसके संबंध में आप हमें कुछ अपने विचार बताएं। देखिए, लोक संगीत और लोक संस्कृति सदैव प्रासंगिक रहा है और ये जो प्रासंगिक शब्द है ये नया गढ़ा हुआ शब्द है। जो हमारी संस्कृति जो है, हमारे लोक संगीत सनातन संस्कृति का वाहक रहा है और ये सदैव प्रासंगिक रहा है और रहेगा, क्योंकि जो जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं या जो तत्व हैं वो इसमें निहित हैं। इसलिए इनकी प्रासंगिकता कभी समाप्त होगी ही नहीं। युग की आवश्यकता के अनुसार लोक संगीत या लोक साहित्य या पूरा या लोक संस्कृति सदैव आगे बढ़ती रही है और संदेश देती रही है। इसलिए निरंतर प्रासंगिक रहेगा। इसमें नया जुड़ता रहता है समय के अनुसार और ये पुराने को साथ लेके चलता है। ये नहीं कि जो पुराना हो गया उसको छोड़ दे, जो पुराना है उसको साथ लेते हुए आगे का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। जी, जो आज मैम मूल स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है लोक संगीत के, जी, क्या आप लगता है कि इसे होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत का आधार माने जाते हैं लोक धुन। देखिए, परिवर्तन तो नियम है जीवन का। जी बिल्कुल। और परिवर्तन इसलिए भी होते रहना चाहिए कि जब संस्कृति कहीं ठहर जाती है तो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जल को सदा प्रवाह में रहना चाहिए। जी। अगर जल कहीं रुक जाता है तो उसमें सड़ांध पैदा होती है। तो इसी तरह एक गंगा की धारा या जो हमारी नदियां हैं या हमारा समुद्र है, सब प्रवाह में है। उसी तरह ये जो धारा प्रवाहित हुई लोक संस्कृति की, लोक साहित्य संगीत के माध्यम से, तो ये निरंतर प्रवाहित रही है। और जो रत्न होते हैं वो तलहटी में जमा हो जाते हैं और जो कूड़ा करकट होता है ऊपर ऊपर से बह जाता है। तो इसलिए इसको प्रवाह में रहने के लिए वो निरंतर परिवर्तन को ग्रहण करती रही है और आगे भी करती रहेगी समय की, युग की मांग के अनुसार। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे अपनाना आवश्यक है हर क्षेत्र में। जी। सही है मैम। मैम, क्या आप मानती हैं कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसका उद्गम इन्हीं लोक धुनों से, इन्हीं लोक संगीत से उत्पत्ति है उसकी? देखिए, ये शास्त्र और लोक को लेकर के एक बहस चलती रहती है। शास्त्र और लोक एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम शास्त्र से लोक ने लिया, लोक से शास्त्र ने लिया, और हमारे तुलसीदास जी ने भी लोक को पहले रखा शास्त्र से। लोक का ज़्यादा महत्व इसलिए है कि लोक के लिए ही शास्त्र भी है। शास्त्र अपने लिए नहीं है, शास्त्र भी लोकहित के लिए है और लोक को देता रहा है। लोक भी इसी तरह शास्त्र से ऊर्जा ग्रहण करता रहा है और शास्त्र को भी देता रहा। शास्त्र ने सदैव लोक से लिया है, एक नई ऋजुता, नया टटकापन लेने के लिए। शास्त्र में जो बंधन है उनसे मुक्त है लोक, ये अंतर है, लेकिन एक दूसरे के दोनों पूरक है। जी जी, स्वच्छंद। क्योंकि कई बार दीदी देखने को मिलता है कि
इसको लोग ग्रहण नहीं करते हैं, मानते नहीं है, स्वीकारते नहीं है कि लोक धुन है। ये तो कहीं कहीं हीन भावना से भी इसको देख लिया जाता है कि अरे शास्त्रीय संगीत जैसे उच्च कोटि की कला है और वो लोक धुन से कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो ये थोड़ा सा देखिए, ऐसा है, जो लोग लोक को या लोक साहित्य संगीत को निम्न कोटि के मानते हैं, वो जो है उनकी सोच ही निम्न कोटि की होती है, वही मान सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोक का अर्थ है वो आलोक से बना है। लोक पाश्चात्य संस्कृति में लोक जो है फोक का अनुवाद है, फोक का अनुवाद नहीं है लोक। लोक शब्द आलोक से बनना। हमारे यहाँ अवधि में कहते हैं लौकत बा, जो दिखाई दे रहा है, जो प्रकाशित है, जो प्रकाशमान है, जो स्वयं प्रकाशित है और लोगों को प्रकाशित करता है, वो लोक है। तो इसलिए लोक का बड़ा व्यापक अर्थ है और उसमें उसको निम्न कोटि का मानने की गलती करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें, ये हमारी जो विरासत है इसमें है, और जो उसका मंगल भाव है ये सदैव प्रासंगिक रहेगा। शिव भाव, इसके बिना लोक है ही नहीं, और जो लोक में नहीं है वो लोक संगीत में नहीं है, और जो लोक में है वो सदैव सुंदर है, शिव है, सत्य है। इसलिए सदैव उसको लेना ही लोक की परंपरा को आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ एक लोक वेद से संस्कार वगैरह में देखिए, एक तरफ शास्त्रों का उच्चारण होता है, शास्त्रीय मंत्र पढ़े जाते हैं, और एक और हमारी बहनें माताएं लोकगीत गाती हैं। हर संस्कार के, हर अनुष्ठान के, हर कर्मठ के अलग अलग गीत हैं। तो वो बराबर उसके साथ ये धारा दोनों साथ साथ चल रही है। इसलिए इसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे को देते हैं और परस्पर लेते रहे हैं। इसलिए उसे छोटा मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा दीदी, आज कल देखा जाता है जैसे आज आधुनिकता बहुत हावी है, तो आज का जो आधुनिकतापूर्ण परिदृश्य है, क्या ये कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहा है लोक संगीत को? देखिए, आधुनिकता का प्रभाव तो पड़ता है। जैसे जो हमारी आधुनिक प्रगति हुई, हमारा जो जैसे मशीनें आईं या जो हमारे सुधार हुए, उन सबको भी लोकगीतों ने ग्रहण किया। जैसे मशीनें आईं, सड़कें बनी, तो उनका यातायात के साधनों का प्रभाव पड़ा। जो हमारे विचार हैं, जो हमारी संस्कृति का जो परिवर्तन हुआ, जो आगे समय के अनुसार जो मांग बढ़ी, और जो भी लोक में हो रहा है वो चाहे परिवर्तन के माध्यम से आया हो या सनातन संस्कृति के माध्यम से, तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आधुनिकता कोई ऐसा वो नहीं है कि आज आधुनिक है जो कल वो भूत हो जाएगा। जो आज भविष्य है कल वो वर्तमान, आज वर्तमान है वो कल भूत हो जाएगा। जो कल भविष्य है वो आधुनिक हो जाएगा, आज हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। तो इसकी कोई खांचे में नहीं बांटा जा सकता कि क्या आधुनिक है, क्या पारंपरिक है। परंपरा का अर्थ जो है विद्वानों ने लगाया है, परंपरा का एक पग जो है आगे होता है और एक पीछे होता है। तो जब हम चलते हैं, एक आपको उदाहरण दूं, सिंहावलोकन शब्द है जी। सिंहावलोकन शब्द बना है, सिंह जब चलता है तो 5-10 कदम चलने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है जी। ये सिंहावलोकन है, पीछे मुड़ के देखना, अपनी जड़ों को, अपनी परंपरा को, अपने सनातन संस्कृति को देखना है। बिना उसको देखे, बिना उसके महत्व को समझे अगर हम आँख मूंद के आगे बढ़ते हैं तो आगे खतरे भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी सनातन संस्कृति को देखते हुए क्या हमने छोड़ा, क्या हमने आगे पाया, इसका विवेक रखते हुए जो संस्कृति चलती है वो लोक संस्कृति है। इसलिए ये परंपरा में पीछे भी देखती है और आगे भी देखती है कि आगे कहीं हम आधुनिकता के नाम पर या प्रगति की जो अंधी दौड़ है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे हम खाई में गिर जाएं, या कहीं ऐसा तो नहीं हम आधे तूफान में फंस जाएं। वो जो धूल धक्कड़ आ रहा है उसको भी, हर चीज़ जो बाहर से आ रही, खिड़कियां खुली रखें हम, लेकिन हर चीज़ जो आ रही है, आयातित हो रही है, वो सब स्वागत योग्य नहीं है, उसमें कूड़ा करकट भी है। तो उसे छांटने की दृष्टि चाहिए। और लोक संस्कृति हमेशा खुली खिड़की रखता है, जो आ रहा है उसका स्वागत भी करता है, लेकिन जो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है
उसको छांट भी देता है। दृष्टि के साथ दृष्टिकोण भी जरूरी है, आप दृष्टिकोण कहना भी चाह जरूरी रहे हैं। है। जी जी, बिल्कुल सही जी। बात। अच्छा दीदी, एक बात ये भी है कि जो अवध के गीत हैं उसमें भौगोलिक स्वरूप झलकता है। आसपास के जैसे समीपवर्ती प्रदेश हैं, क्या उसका भी कुछ प्रभाव आपको दिखता है यहाँ की संस्कृति देखिए, पे? भौगोलिक प्रभाव तो पड़ता ही है, और चूंकि जीवन से जुड़ा हुआ है संगीत, तो जीवन जो आसपास का परिवेश है, वहाँ के पेड़ पौधे कौन से हैं, जी जी। पहाड़ है तो पहाड़ का वर्णन होगा। जो पेड़, जैसे अब उत्तर प्रदेश में पलाश जी ज़्यादा है, तो गीतों में भी छापक पेड़, छिउलियन, पतवन, गहबर। जी गहबर पत्ते वाले बहुत सारे पेड़ हैं, जी जी। लेकिन महुआ और आम का पेड़ और ज़्यादा। पलाश का पेड़, इनका जिक्र ज़्यादा होता है। यहाँ पत्तल जो बनती है ढाक के उसी पत्ते का, से, ढाक के पत्ते। उसी पत्तल पर वरवधू बैठाए जाते हैं। जी, जी। उसी पत्तल को, वही पत्तल पूजा की भोजन थाली के बन लिए- जाता है, भोजन के लिए भी दिया जाता और है। उसी पर श्राद्ध कर्म होता है। जी, जी। सब कुछ ढाक के पत्ते से बने हुए पत्तल पर होता है। जी। अब दक्षिण भारत में जाइए तो वहाँ पर केले के पत्ते का उपयोग होता है। जी वहाँ पर इमली का प्रयोग ज़्यादा भोजन में जी। होता है। तो जो परिवेश है उसका प्रभाव लोक संस्कृति पर, लोकगीतों पर, खान पान पर, जी। आचार व्यवहार सब पे पड़ता है। तो इसीलिए उसको अलग नहीं किया जा सकता। जी। और जो परिवेश है, उस परिवेश को आप उससे अलग कर भी नहीं सकते। जैसे यहाँ पर जो गीत हैं, उसमें बार बार इन पेड़ों का जिक्र होता है, इन पक्षियों का जिक्र होता है, जी। मोर आता है, सुग्गा आता है, तो ये परिवेश ही तो है। जी, जी। और समीपवर्ती का जो आपने प्रश्न किया, समीपवर्ती प्रभाव भी पड़ता है। उसका कारण अब ज़्यादा पड़ने लगा है, क्योंकि अब यातायात के साधनों से हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, संचार माध्यमों ने भी उस प्रभाव को एक दूसरे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाया है। हमारे जो विवाह संबंध होते हैं, आवागमन के साधनों से, विवाह संबंधों में जो बेटी आई अपने यहाँ से, बहू वहाँ आई का संस्कार लेके आई। अपने यहाँ संस्कार लेके आई, वहाँ गीत कथाएं लेके आई, यहाँ की बहू जब अपने मायके गई तो उसने वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ा। तो ये स्वाभाविक है और ये सदा से होता रहा है, इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात मैम कही है, क्योंकि यहाँ से वहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान, यही हमारी संस्कृति जी। का मूल मंत्र भी कहा जा सकता जी है जी कि हम सभी को अपना लेते हैं। जी। दीदी, आपको क्या लगता है, क्या इन लोकगीतों में जो हम लोग गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसमें मानव की कथा व्यथा भी निहित है? हाँ बेटा, क्योंकि संवेदनाओं का एक अक्षय स्रोत जो है लोक संगीत है, लोक साहित्य है। हमारे सुख दुख, हमारी आवश्यकताएं, हमारे सपने सब इसमें निहित हैं, और बिना इन सपनों के, इन संवेदनाओं के लोक साहित्य रचा ही नहीं जाता। तो जो भी हमारे सुख दुख हैं, हमारे आसपास का परिवेश है, हमारी आकांक्षाएं हैं, वो सब इसमें निहित हैं, आती हैं, बराबर आती रही हैं। तो उसको आने के लिए हम रोक भी नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जैसे सोने की थाली में जो ना परोसो, सोने की थाली तो नहीं है, लेकिन ये हमारे मन का सपना है, लोग का सपना है कि हमारा देश इतना समृद्ध हो। झांझर गेरुआ गंगा जल पानी, ये भी सपना है। गंगा जल हमारा स्वप्न है कि गंगा जल हर घर में हो, और रखते भी हैं। गंगा की बालू हमारे पवित्र है, वो भी हम अपने घर में रखते हैं। और लौंग इलायची का बीड़ा जो हमारी सनातन संस्कृति की पहचान थी, स्वागत में पान का बीड़ा जरूरी, और उस पान के बीड़े के कई अर्थ होते थे। कोई संकल्प लेना होता है तो कहते थे कि बीड़ा ले ले, जी जी। बीड़ा रखा रहता था, वो बीड़ा उठा करके बीड़ा मैं ये उठा कार्य लेना। पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। जी। आज वो बीड़ा उठाने की जगह पर ये जो अब संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, उसका उदाहरण मैं दूं। आज सुपारी ली जा रही है, किसी को मारना है तो उसकी सुपारी ले रहे हैं, किसी का नाश करना है सुपारी ले रहे हैं। ये जो अवमूल्यन हुआ है, जो अब संस्कृति हावी हुई है, ये परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को हमारी लोक संस्कृति नकारती रही है, सदैव शिव के पक्ष में रही है। जो भी अशिव है, जो भी अशुभ है, उसको सदा उसने नकारा है। इसलिए शिव की संस्कृति की संवाहक हमारी लोक संस्कृति है, और ये सदा रहेगी।
अच्छा दीदी, जैसे अवध के जो सांस्कृतिक लोकगीत हैं उसमें भाव है, भाषा है, रस है, छंद है, अलंकार है, इनकी स्वयंभू उत्पत्ति आप कह सकते हैं। तो क्या ये आप भी स्वयंभू ही मानते हैं इन्हें, कि किसी न किसी ने सोच समझ के इन्हें रचा होगा, ऐसा हो सकता है? देखिए, ये रचना बड़ा स्वाभाविक है जी। लोक संगीत या लोक गीत या लोक कथाएं ये सायास नहीं रची गई। कहने वाले या गाने वाले अपनी ओर से भी जोड़ते गए, जो उन्होंने अनुभव किया वो अपनी ओर से जोड़ते गए। तो इसलिए उनको जो है स्वागत करना चाहिए। उनको एक ये अलंकार भी वहाँ जैसे लिखित साहित्य में है अलंकार या इन सब का प्रयोग, बिंबों का, छटाओं का, इन सब का प्रयोग सायास लेखक करता है। लेकिन लोक संगीत में ये अपने आप सहज भाव से उसने जो देखा वो कह दिया। इसकी आपको स्वयं भी अनुभूति होती है इस जी चीज हाँ, की, जी हाँ, सब चीजों की? हाँ। अब जैसे उसमें कहते हैं अजोरिया कैसन होत है, तो जैसे माथे की बिंदिया अजोरिया ऐसन होते, उसने देखा माथे की बिंदिया का प्रकाश। और अनहरिया कैसन होत है, लोकगीतों में आया है, तो जैसे आँख का कजरा अंधरिया वैसन होत है। नींबू की फाँक अलग करने के लिए, दूध फाड़ने के लिए नींबू की फाँक बन गया, दूध फट गया, खटास आ गई, उस माधुर्य को तोड़ दिया उसने। दूल्हे की आँख कैसी है, जैसे अमवा की फकिया तो आम की फाँक जैसी आँखें। और दुबिया यस बाढ़ो मुरे ललना, दुबिया यस छैला, बसवा की नैया तुम बाढ़ो मुरे ललना और दुबिया यस छैला। ये धूप की तरह जो प्रसार पाने का, धूप को कितना भी छांटिए वो फिर से लहलहा उठती है। तो ये जो आशीर्वाद दिया जाता है कि धूप की तरह तुम्हारा प्रसार हो, कोई कितना भी तुम्हारा अनिष्ट करे वो तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगा। कमल फूल जैसा बिहसो, कमल की तरह जब बच्चा हंसता है, छोटा बच्चा, तो उसके पंखुड़ियाँ जैसे लगता है कमल की पंखुड़ी हो। इसको देखा है उस लोक कवि ने या लोक गायक ने, और जो देखा उसको सहज रूप से उसने कह दिया, अनायास ही वो मतलब मन की भावनाएं। हाँ, तो ये इसलिए जो है वो मन को छूता भी इसीलिए है क्योंकि उसमें कोशिश नहीं की गई है, सहज भाव से वो आया है, इसलिए वो सबके हृदय को छूता है। अच्छा दीदी, एक प्रश्न बहुत मन में आता है, कई लोगों के आता होगा, हमारे भी आता है, कई लोगों के आता होगा कि क्या लोक संगीत भी हम गुरु शिष्य परंपरा से सीख सकते हैं जैसे शास्त्रीय संगीत सीखते हैं? जी देखिए, अभी तक तो सुन करके और गा कर सीखते रहे लोग परंपरा से, जो हमें विरासत में माँ के दूध के साथ घुट्टी में मिलता था ये सब। हम छोटे बच्चे भी बैठे हैं, कोई भी संस्कार हो रहा है, पूजन हो रहा है, सारे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, तो सुन करके सब लोग सीखते थे। चाहे लोग धुने हों, चाहे लोग गीत हों, चाहे लोग कथाएं हों, तो सुन करके लोग सीखते थे। कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं थी। हर जो छोटा है उससे भी सीखते थे, कोई नया बच्चा भी गा रहा है उससे भी अच्छा लगा, उससे भी सीख लिया बड़ों ने, और बड़ों का सीखते ही थे। लेकिन इधर गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई है जो स्वागत योग्य है। अब कार्यशालाएं भी की जा रही हैं जिसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये जरूरी भी है आजकल, क्योंकि नई पीढ़ी को एक मंच मिलना चाहिए जहां वो सीख सके। तो और सरकार की ओर से भी, हमारे शासन व्यवस्था की ओर से भी अब ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप सिखाइए, सीखिए। तो इस तरह का प्रयोग हो रहा है। इससे हमें एक लय जो हमारी लुप्त हो रही थी, धुनें लुप्त हो रही थी, उनको बचाने के लिए, जो गीत लुप्त हो रहे थे उनको बचाने के लिए भी ये प्रयोग सफल होगा, सार्थक होगा। लेकिन उसमें भी बंधन उस तरह का नहीं डालना चाहिए जो शास्त्रीय संगीत सिखाते समय जो बंधन है, नियमों की क्लिष्टता ना हो। हाँ, दीर्घ और गुरु का ये सब, इसमें अपने आप वो सीखेगा। उस खाली उसके मूल की रक्षा होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार बदलता भी है जैसा मैंने कहा, लेकिन उसकी रक्षा होती रहनी चाहिए। रक्षा के लिए ही हम एक प्रश्न दीदी आपसे पूछेंगे कि ये संस्कृति, लोक संस्कृति मानव संस्कृति की संवाहक भी है, क्या आपको ऐसा लगता है? जी, मानव संस्कृति की भी संवाहक है लोक संस्कृति के साथ ही साथ, ये संगीत की बात हो रही है। लोक संस्कृति मानव के लिए तो है ही है जी। मानव ही नहीं, इसमें पूरी चर अचर सारी मतलब पूरा ब्रह्मांड है। लोक संस्कृति का केवल मनुष्य के लिए नहीं है जी। आपने देखा होगा कि लोकगीतों में चिड़ैया के लिए भी बात है। हाँ, चिड़िया के बिना चारा
बिना चावल डाले गौरैया को गृहिणी जो है अनाज घर में नहीं ले जाती, खलिहान से भी जाने लगता है, थोड़ा छोड़ दिया जाता है कि ये चिड़िया चिरंगुल खाएंगे। हमारे यहाँ चौक पूरा जाता था, जो उसमें आटे से चौक पूरा जाता था, चावल छिड़का जाता था, अक्षत छिड़का जाता था। ये किसके लिए है? ये जीव जंतु जो भी हैं, मछली को आटा खिलाना, आटे गोली बना के लोग खिलाते, चींटी जा रही है वहाँ आटा डाल देना या चीनी डाल देना। तो ये जो संपूर्ण प्रकृति के प्रति संवेदना थी कि हम केवल अकेले अपने लिए नहीं हैं, हम इस पूरे ब्रह्मांड की एक इकाई हैं। मनुष्य जो है उसकी एक इकाई है, उसका एक अंग है, और हमारा दायित्व तो है कि हम अपने आसपास के परिवेश में किसी को भी दुख में न देखें, किसी को भी भूखा न सोने दें। इसीलिए जो हमारे गीतों की गृहिणी है वो सबको खिला करके जो अपना उसका हिस्सा बचता है, उसमें से भी वो कहती है अपने भाई से कि एक गीत है कि 9 मन कूटो भैया 9 मन पीसो और 9 मन सीझो रसोईया हो राम। पिछली परथनिया भैया हमारा भोजनवा, जो पीछे परथन जो बचता है उसको बना के जो रोटी, उसमें भी कुकुरा बिलरिया होना, उसमें भी गैया ककौरा होना, उसमें भी गौआ चरवाहा बने, जो भी है अगर वो भूखा है तो उसको खिलाने के बाद ही वो खाती थी। कोमल मन की भावनाएं भी कि वो सबको प्रथम हाँ अपने लिए नहीं, उसके बाद भारतीय नारी हो या कोई भी मनुष्य है, ये जो मानुष गंध थी उसकी पहचान थी। तो वो जो है दूसरों को खिला करके ही तृप्ति पाने की जो आदत थी हमारी। हम आपने अपने बचपन में पता नहीं देखा कि नहीं, हम लोग बचपन में रसोई के घर में एक छोटी छोटी मटकियाँ रखी रहती थी। तो जब माँ वगैरह जाती थी तो निकालती थी सीधा, तो चुटकी निकालना कहते थे। तो एक चुटकी चावल की मटकी में, एक चुटकी दाल में, एक चुटकी आटा में, नमक की, सब अलग अलग रखी रहती थी। और वो पहले उसमें डाल के फिर रसोई बनती थी। और वो जब भर जाती थी मटकियाँ तो कोई भी आता था तो उसको जब मांगने तो उसको दान कर दी जाती थी। नहीं कोई आया तो किसी के घर, गरीब के घर ले जाके दान किया जाता था, मंदिर में दे दिया जाता था। और अगर कोई भिखारी बाहर आके या कोई भजन गाने लगते थे ना, मांग के भजन गा के, तो जल्दी से माँ वगैरह दादी दौड़ाती थी कि जाओ बेटा जल्दी से दे दो, नहीं तो मजूरी हो जाएगी, फिर इतनी देर वो सुनाएंगे तो वो मजूरी हो जाएगी, फिर ये दान नहीं होगा, तो जल्दी से डाल के आओ। ये जो भावना थी हमारे लोग की, हमारी लोक संस्कृति की, वो बनी रहे, इसलिए इस लोक संस्कृति की सार्थकता है। जी, जो लोक संगीत, लोक गीतों के जो सांस्कृतिक पक्ष होते हैं, इसमें आप किन किन बिंदुओं को देखती हैं? सांस्कृतिक पक्ष में एक तो सनातन संस्कृति की रक्षा जी, और जो हमारा एक सार्वभौम सत्य जो है, पूरे विश्व बंधुत्व का भाव जो है जी, उसको उसमें सदैव उसके भीतर वो समाहित रहा है। आज हम लोग विश्वग्राम की कल्पना करने लगे हैं, पूरा विश्व एक गांव है, ये कोशिश हो रही है कि सबके साथ जुड़ने की बात हो रही है। केवल अपने घर के लिए न सोचो, अपने पड़ोस के लिए न सोचो, अपने मोहल्ले के लिए न सोचो, अपने प्रदेश या देश के लिए ही न सोचो, बल्कि पूरे विश्व के लिए सोचो। वसुधैव कुटुम्बकम का ये भाव हमारी सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाव रहा है, और ये सदैव से रहा है और सदैव रहेगा। लेकिन इसमें हमने विश्वग्राम की कल्पना तो कर ली, लेकिन हम अपने परिवेश से अलग हो गए, हम अपने गांव को भूल गए, अपने परिवार से दूर हो गए, अपने पड़ोस को, अपने हमारे बगल में जो हमारे ऑफिस में या जहाँ भी हम कार्य करते हैं या जहाँ भी बैठे हैं, हमारे पड़ोस में अगर कोई दुखी है उसकी ओर हम नहीं देख रहे हैं, उसके अभावों को हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति का भाव था कि जैसे परिवार में भी देने से चलते थे, परिवार सबको लेके चलने वाले, हाँ, केवल लेने से, आज लेने का भाव बचा है। हम किससे, हमारा परिवार हमें क्या दे रहा है, हमारा जो पड़ोसी है वो हमें क्या दे रहा है। तो ये जो देने वाला भाव है ये चुक गया है। इसीलिए देखिए, जो परिवार की सबसे छोटी इकाई है, पति पत्नी और बच्चे जी, वो भी आपस में संवाद नहीं है, वो भी टूट रहे हैं। तो एक जो
पूरा संयुक्त परिवार हम लोगों ने देखा है। 100 150 लोगों का परिवार था। आज गांव में जाइए तो बड़ा आंगन देखने को ही नहीं मिलता। हर आंगन में तमाम दीवारें बच गईं। उन दीवारों के बीच छोटी छोटी कोठरियाँ हो गई हैं, सब अलग हो गए हैं। एक और आपने बात की तो मुझे याद आ गया, पहले किसी के घर मिठाई आती थी, शादी ब्याह में कोई उत्सव होता था तो बैना बंटता था। हाँ जी, तो नाइन या कहारिन या बारिन वो डलिया में वो बैना ले करके हर घर जाती थी, बदले में उनको अनाज या पैसा या उनको साड़ी दी जाती थी। तो हम एक बार गए गांव तो देखा एक लड्डू का इतना बड़ा छोटा टुकड़ा आया था। तो मैंने कहा ये क्या है माँ? तो माँ बोली बच्ची पहले एक एक लड्डू जात रहा, अब जो है अब इतने एक एक घर में 10-10 घर हो गए, अब इतना तोड़ तोड़ के आवत। लेकिन ये तोड़ के आने वाला भी भाव अभी तक बचा था। तो ये जो देने वाला भाव था ये बहुत ज़रूरत। हमें हमारे बचपन में एक जो प्यार मिला उसकी बात यहाँ प्रासंगिक तो नहीं है, लेकिन उसमें एक हमारी चाची थी, उनके लड़के गौना आया तो मिठाई मेरे हिस्से के उन्होंने बक्से में रख दी और मैं करीब 6-7 महीने बाद गांव लौट के गई तो उन्होंने बक्से में से निकाल के वो निकाला, बच्ची तो इतने दिन बाद आई हो तो तुम्हारा हिस्सा रखा है। तो उसमें नेफ्थलीन की खुशबू भी थी, थोड़ा भुकड़ी भी लग गई थी, लेकिन मेरा मन भर आया कि ये जो प्रेम भाव से ममत्व है, ये जो प्रेम भाव है कि मेरा हिस्सा है तो मुझे मिलना चाहिए। इतने दिन से उन्होंने रखा था तो मैंने उसे उठाया और मैं उसे फेंक नहीं सकी, मैंने मुँह से लगाया और बांध लिया। तो ये देने वाला भाव जब तक संस्कृति में रहता है तब तक संस्कृति जीवित रहती है, विघटन नहीं होता, तब तक मानुष भाव बचा रहता है। आज जो हमारी आज की लोक पीढ़ी है, जो अब जिसे बोल सकते हैं बच्चे बहुत कम जानते हैं हमारी लोक कलाओं के बारे में, लोक संगीत के बारे में, तो उन्हें हम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो इच्छुक नहीं है तब तक हम कैसे, हम ही कुछ पहल करें या कैसे हम कोई उपाय निकाल सकते हैं इसके लिए? देखिए, लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी उपेक्षा कर रही है लोक संस्कृति की, लेकिन वो उपेक्षा नहीं कर रही है, वो परिचित नहीं है उसके महत्व से। तो सबसे पहले तो उसे परिचित कराना पड़ेगा कि जो हमारी थाती है, हमारी जो विरासत है पुरखों की दी हुई, वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यक है, कितनी जीवंत है, जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, ये उसे परिचय कराने की ज़रूरत है। और जब इसके महत्व से वो परिचित हो जाएंगे, हमारे युवक युवती या आने वाली और पीढ़ियाँ, बच्चे हमारे, तो फिर उसका महत्व समझेंगे वो। और जैसे आज मिट्टी के दिए का प्रकाश उन्होंने देखा ही नहीं, दिवाली में भी बिजली की रोशनी हो रही है या मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती हमारी संस्कृति नहीं है। तो जब वो देखेंगे कि उसके आसपास जो घेरा बनता है, आलोक, एक मध्यम आलोक होता है, उसका अनुभव करेंगे तो आकर्षित होंगे। आज एयर कंडीशन कमरों में बच्चे वातानुकूलित कमरों में हैं, तो उनको पुरवाई की ठंडी हवा का आनंद जो बाद में मिलता है, मिट्टी की सोंधी महक उन्होंने हाँ, मिट्टी की सोंधी महसूस ही नहीं की है। सुराही का पानी, घड़े का पानी, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, फ्रिज के पेय पदार्थ ले रहे हैं, तो अगर वो चख लेंगे एक बार उस शीतलता को, उस स्वाद को, तो जरूर वो इसकी ओर लौटेंगे। तो पहले तो उससे परिचित कराने की जरूरत है इन बच्चों को कि वे जाने कि हमारी जो लोक संस्कृति है इसमें कितना रस है, कितना एक दूसरे के प्रति आत्मीयता है, कितना संवाद है। ये संवाद शैली, आप लोक और शास्त्र की बात कर रही थी ना, संवाद शैली संस्कृत साहित्य में थी, लेकिन बीच में खत्म हो गई थी। हिंदी साहित्य में अब कम है, नाटकों में मिलता है खाली, लेकिन लोक संस्कृति में अभी भी वो संवाद शैली लोकगीतों में है। सास बहू से पूछ रही है, बहू सास से पूछ रही है, पति पत्नी से पूछ रहा है, पत्नी पति से पूछ रही है, ननद भाभी के संवाद हैं। तो इन संवादों के माध्यम से जो जुड़ाव होता है वो याद करने की, उसको फिर से लाने की जरूरत है, क्योंकि संवाद अब खत्म हो गया है। लोग दूरदर्शन पर, या अब तो मोबाइल आपके हाथ में छोटा आ गया है, घर में बच्चे नहीं अपने माँ बाप से नहीं संवाद कर रहे हैं, सबकी दुनिया वहीं से बट के रह गई, सबकी दुनिया वहीं बट रह गई है। तो और हमारे यहाँ की तो संस्कृति थे, बटोही राह चलता जा रहा है, वो भी पेड़ के नीचे खड़ी है उदास,
पूछ लेते थे उससे। दुखी खड़ी है, पूछता है बहन क्या दुख है तुम्हें? जी। कहती भैया जाओ अपने रास्ते जाओ, हम्म, काहे हमारी चिंता कर रहे हो? नहीं बहन बताओ क्या दुख है बताओ। जी। और तब तक नहीं जाता जब तक वो अपना दुख बता बता नहीं नहीं देती। जी। तो ये जो एक दूसरे के सुख दुख से जुड़ने की, एक दूसरे के सुख दुख को दूर करने की जो हमारी इच्छा थी, हमारी आकांक्षा थी कि हम सहभागी हों परस्पर एक दूसरे के, जी। ये भाव चुकता जा रहा है। इस भाव को भी इस नई पीढ़ी को बताने की बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल। अवध की जो सांस्कृतिक परंपराओं का संवर्धन है वो हम लोक गीतों के माध्यम से क्या कर सकते हैं पूर्णतः? बिल्कुल कर सकते हैं और होता रहा है अभी तक। जी। भाई अब जैसे कोई भी संस्कार बिना गीत के नहीं होता, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान बिना गीत के नहीं होता। यात्रा की थकान जी। मिटाने के लिए, मन का अवसाद दूर करने के लिए ये गीत क्या केवल मनोरंजन के लिए नहीं थे। इनमें हम एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते थे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते थे और पहचानते थे कि हमारी संस्कृति का रंग क्या है। और हर गीत के बाद, हर कथा के बाद एक कहा जाता था कि जैसे उनके अच्छे दिन लौटे वैसे सबके लौटे, और जैसे उनके साथ बुरा हुआ वैसा किसी के साथ बुरा न हो। हर गीत के बाद ये पंक्ति जरूर मंगल गीतों के बाद गाई जाती थी, जे यही मंगल गावें गाय के सुनावें हो। और सब सुनवैया भी और गवैया भी दोनों जो है इस संसार तज के जाएंगे तो वैकुंठ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात तज वैकुंठे के जाए सुनैया सुख पावे हो, और ये आनंद पूरे संसार में फैले, ये जो है भाव था, ये शिव भाव था। तो इसलिए इसके माध्यम से मानव संस्कृति क्या, पूरी भारतीय संस्कृति का जो जीवन मूल्य है वो इन गीतों में रचा बसा है। उसको उपदेश के माध्यम से नहीं, अपने आप सुनते सुनते बच्चा सीखता है। जो संस्कार किस लिए होते थे? संस्कार इसीलिए होते थे कि जो हमारी संस्कृति है उनको गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक संस्कारों में क्यों बांधा गया, ये सिखाने के लिए ही ना। हम उन संस्कारों से कट गए। आज संस्कारों का समय ही नहीं किसी के पास। विवाह संस्कार भी एक ही रात में समाप्त हो रहा है। अच्छी बात है, उसमें बहुत सारे खर्चे बच रहे हैं, बहुत सारे समय बच रहा है, लेकिन एक जो सारे परिवार नाते रिश्तेदार जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक दूसरे के सहभागी होते थे, वो परंपरा अब खत्म होती जा रही है क्योंकि हम संस्कारों से कटते जा रहे हैं। बहुत सारे संस्कार तो लोग जानते ही नहीं। गर्भाधान है, नाम ही नहीं सुना। आज की पीढ़ी तो बिल्कुल 27 महीने एक बच्चा पेट में हो जाता था तो उसका संस्कार होता था। अभिमन्यु की कथा है जो गर्भ में उसने सीखा था। तो ये संस्कार किस लिए होता? गर्भ से ही वो सीखे कि क्या हमारी संस्कृति है। तो इसलिए उसको ये तो जुड़ी है ही, बस उसको याद दिलाने की जरूरत है उसके महत्व को, कि इसमें जो कुछ भी था वो हम भूल गए हैं, और भूल के हमने कितना अहित किया है अपना और अपने समाज का, अपने देश का। इसलिए उसे बराबर याद करते रहने की और अपनी आगे पीढ़ियों को बताते रहने की जरूरत है। जी, आगे की पीढ़ियों को बताने के लिए क्या इसमें कुछ ऐसी प्रासंगिकता बची है मैम अभी भी, कि हाँ कुछ नवीन मान्यताएं स्थापित की जा सकती हैं लोक संगीत के माध्यम से? स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं बेटा जी, ऐसा नहीं है। जो भी परिवर्तन हुआ है वो जरूरत के हिसाब से वो आ रहा है। जैसे दहेज प्रथा को ले लीजिए। एक समय था ये दहेज प्रथा, पहले तो कन्याधन के रूप में दिया जाता था। जी, बिल्कुल। तो उस समय इसकी जरूरत नहीं थी कि दहेज का विरोध करें हम, लेकिन वो कन्याधन जब जबरदस्ती लिया जाने लगा तब उस पर लोग जो है चिंतित हुआ और उसने समाधान ढूंढने की कोशिश की और गीतों में आया है। बेटी कहती है अपने पिता से कि पिता आता है निराश होकर कहता है कि बेटी मैंने पूरब पश्चिम सब जगह ढूंढ लिया और तुम्हारे योग्य वर नहीं मिला, अब तुम कुंवारी रहो। तो प्रश्न करती है वो, वहाँ भी संवाद है कि पिता आपने पूरब पश्चिम सब ढूंढा और 5 परग बाबा नगर अयोध्या राम कुमारे सही। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा वो तो बहुत राजा महाराजा है जी,
वो 9 लाख दहेज मांगे कि हाथी घोड़ा कैसे मांगे, देंगे? मैं कहाँ से दूंगा। कैसे देंगे? तो कहती है कि बाबा जो 9 लाख दहेज मांगेंगे, हाथी घोड़ा मांगे, उनके यहाँ मत मेरा ब्याह करना। वो जो है धोतिया कचारें बाबा पोथिया बिचारें और हाथे गुलेल मुख पान, वो नहीं तिलक चढ़ाया मोरे बाबा वो नाही दहेज ले। जो धोती कचारते हैं तो स्वच्छता का ध्यान स्वच्छता का रखें। प्रतीक, आज जो है हाँ। देखिए कोरोना काल में स्वच्छता का कितना अभियान चलाया गया। जी। हमारे आदरणीय मोदी जी ने जी। जो है स्वच्छता अभियान चलाया। तो ये स्वच्छता अभियान का नारा के रूप में नहीं, उसमें उसके प्रतीकात्मक। भीतर निहित था। तो धोतिया कचारे पोथिया बिचारे, जो पोथी बिचारेगा इसका मतलब विद्वान ज्ञानी होगा। होंगे, विद्वान होंगे। और हाथे गुलेल, गुलेल से खेलते थे बच्चे। जी, जी। तो वो गुलेल है तो इसका मतलब वीर भी होगा जी। वो, उसको अस्त्र चलाना आता होगा जिससे शत्रु को संहार कर सके। और मुख में पान होगा, मतलब संपन्न भी होंगे। श्रृंगार, श्रृंगार की ओर भी संकेत है जी, जी। कि वो दाम्पत्य जीवन के रस को जीने वाला होगा, जी। उसका ही तिलक चढ़ावा। और एक और बात कहती है कि ये जो है मुझे जो है दहेज नहीं चाहिए, अपनी संपत्ति देख करके दहेज देना। जितना पैर पसरे उतना ही पैर पसारना, कर्जा लेके मुझे दहेज न देना। जी। और वर देख करके कन्यादान करना, जी। उसकी संपत्ति को देख कर नहीं, जी, जी। वर देख उसकी दिया क्षमताओं को कन्यादान। देखते हुए। और सुग्गा जाता है वर ढूंढने। अच्छा। और माँ कहती है कि जाओ ऊपर बैठ के देखना पंख फुलाए के, और जिस घर में देखना कि संपत्ति उतना न देखना, सम्मति भी देखना संपत्ति के साथ साथ। योग्यता भी चरनी होती है। बधा बैल गाय हो, जी, हाँ, जी। जही घर ये सुगना सम्मति देखा बेटी के रचिया बिया। तो ये जो प्रकृति के साथ तादात्म्य भाव था कि प्रकृति हमसे अलग नहीं है, हमारे सुख दुख की साझेदार है, इसलिए उसके सुख दुख में हमें भी भागीदार होना चाहिए। जी। तो इस तरह से इसमें जो मनुष्य की आवश्यकता के साथ साथ पूरी सृष्टि की आवश्यकता की बात कही गई है। बहुत सुंदर है। दीदी, आपके अनुसार लोक संगीत की समाज और राष्ट्र को क्या देन है अभी तक या आज? हाँ, तो समाज जो है लोक से अलग तो है नहीं। जी। समाज ने ही लोक को रचा है और लोक समाज के लिए है और समाज को सदैव देता रहा है। समाज क्या है? समाज केवल मनुष्यों का समूह नहीं है। जी। समाज में हमारी सांस्कृतिक चेतना है, हम अपनी विरासत की पहचान करते हैं, अपनी विरासत को साथ लेकर चलते हैं, तभी समाज एक आदर्श समाज रहता है। जी। तो उस समाज की चिंता है इसमें। जैसे आपने देखा सुना होगा, कथाओं में आता है ना कि दानव आता है तो कहता है मानुष गंध, मानुष गंध, वो डर जाता है। जी। वो मानुष गंध से क्यों डरता है? क्योंकि मानव का एक समाज जो है वो शुभ की चिंता करता है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध करता है। विरोध करता है। तो इसलिए उस मानुष गंध से डरता है कि मेरे भीतर विकृति है, मैं अन्यायी हूँ और ये मनुष्य जो है मेरा नाश करेगा, इसलिए उस मनुष्य से डरता है, भयभीत होता है। और ये मानुष गंध अब खोती जा रही है क्योंकि हम अपना कर्तव्य भूल गए। हमने केवल धन प्राप्ति को, व्यवसाय को अपना लक्ष्य बना लिया। शिक्षा भी आज व्यवसाय के लिए हो रही है, उदरपूर्ति के लिए हो रही है। तो ये जो हमारा जीवन मूल्यों का जो एक सोच थी, जो एक शाश्वत, एक उदात्त सोच थी, उससे हम अलग हट रहे हैं, इसलिए उस मानुषगण से अलग हो रहे हैं। तो समाज के लिए तो है ही, लोग पूरा समाज के लिए, मानव समाज के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि, सबके मनुष्य को सारी सृष्टि का वो एक अंग समझता है। जी। इसलिए उस मनुष्य का दायित्व अधिक है क्योंकि उसे भगवान ने रीढ़ दी है, उसे भगवान ने मेधा दी है। बुद्धि दी है। जी। वो मेधा का उपयोग करे, अपनी रीढ़ का उपयोग करे, जिससे स्वाभिमान के साथ जीते हुए, सबकी चिंता करते हुए जिए। ये उद्देश्य, और यही लोक का उद्देश्य है, लोक संस्कृति का उद्देश्य है। और लोक संगीत के माध्यम से इस बात को तरह तरह से बार बार, एक ही बार नहीं, निरंतर दोहराया जाता रहा है कि ये दोहराने से वो विस्मरण नहीं होगा। है, पहले कहते थे ना घोंट लो,
हाँ, जी। बच्चों को दोहरा लो, याद करो, रट लो। जी, जी, तो जी। रटे पीढ़ी हमारी, इसलिए बार बार उन गीतों को गाया जाता है, बार बार उनकी याद दिलाई जाती है कि ये तुम्हारे गीत हैं, ये तुम्हारी संस्कृति है, इसे याद रखो। इसे याद रखो। जी, जी। संस्कृति याद रखने से एक प्रश्न और मन में आ रहा है दीदी, कि आजकल जो आधुनिक लोकगीत भी हैं, आधुनिक सांस्कृतिक लोकगीत भी नाम दे दिया लोगों ने, जी। वो भी क्या प्रासंगिक हैं? उन पे कुछ अपने विचार व्यक्त करें। हाँ, प्रासंगिक तो हैं, क्योंकि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार गढ़े गए हैं, वो जी। रचे गए हैं। लेकिन उसमें कहीं कहीं आधुनिकता के नाम पर जैसे खास करके लय की समस्या है, धुनों की समस्या है, उससे हम दूर जा रहे हैं। उसको आकर्षक बनाने के लोभ में, चाहे फिल्में हों, चाहे संचार माध्यम हो, या हमारी मंचों की प्रस्तुतियां हैं, उनमें वो एक जैसे जो लोक वाद्य नहीं बजते लोकगीतों के साथ, उनको भी बजाया जा रहा है जी। आकर्षक लाने के लिए। जी। हमारा धारावाहिक एक रामकथा पर आकाशवाणी से आया, मंगल भवन मंगलहारी 25 एपिसोड का था। जी। तो उसमें जैसे जात का गीत था, तो जात के गीत के साथ तो कोई लोक धुन, कोई वाद्य बजता नहीं बजते, हाँ। झूले पर कजली हो रही, उसके साथ कोई नहीं बजते। निर्वाही हो रही, उसके साथ भी कोई लोक वाद्य नहीं है। लेकिन आज जो आधुनिक लोकगीत गायक हैं, उनका जो शहरों में वो एक उन धुनों से जो वाद्य यंत्रों के साथ वो स्वर मिलाते हैं, तो वो मिला ही नहीं पा रहे थे। नहीं हो पाता। तो हमको बुलाया गया कि देखिए इस धुन को, क्योंकि वो बड़ी ही मध्यम लय का, जी। क्योंकि जांच चलाते समय तो परिश्रम होता है ना, जी। तो एक फेरा चलाने के बाद रुक जाता है, रुक समीप जाती स्वरों है। में गाने में वाद्यों हाँ। का प्रयोग होता नहीं है वैसे भी। हाँ, समीप तो स्वर वो में। एक फेरा चलाने के बाद एक गीत की पंक्ति गाती थी जी। और रुक जाती थी, तो वो सांस लेने के लिए, उसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं था, और इसीलिए वो धीमी, क्योंकि ताकत लग रही है, जी, जी। तो वो धीमी लय के, और बड़े करुण भी हैं वो गीत। जी। तो हमने कहा कि भाई इसको बिना वाद्य यंत्र के बचाइए। तो लड़कियां जो है गा ही नहीं पा रही थी। तो हमने कहा आप लोग इन वाद्य यंत्रों की गुलाम मत बनिए, अगर लोग गीत सीखना है तो। बिल्कुल सही है। तो सब लोगों ने कहा आप गा दीजिए इसको। हमने कहा नहीं, हम नहीं गाएंगे, इनको गाना है। और गाया बच्चों ने जी। बिना वाद्य यंत्र के, मैंने गवाया उनसे और गाया। तो सिखाने की धैर्य की जरूरत है, कि हमारी नई पीढ़ी में जो एक जल्दबाजी है, जो जी, जल्दी बिल्कुल, सीखने की, धैर्य की कमी जो धैर्य की आती जा रही है, उसको दूर करने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए, उनको ढर्रे पर लाने के लिए उस धैर्य की जरूरत है। जी। और वो सीखेंगे, रुचि बहुत विकसित हुई। अब आजकल कार्यशालाएं होने, देखिए कितने बच्चे सीख बहुत रहे बच्चे हैं, सीख रहे हैं। जी। बड़ी उम्र से लेकर के छोटी उम्र की लड़कियां सब तक सीख रहे उसमें हैं। आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि चलिए हम लोग जो विरासत छोड़ के जाने वाले हैं उसको आगे ये लोग ले जाएंगे, ये संतोष होता है। दीदी, लोकगीतों में पर्वों और उत्सवों के प्रति जो हम लोग लगाव जैसे ग्राम्य जीवन में देखने को मिलता है, वो नगरीय जीवन में क्यों नहीं है लोगों में? आते तो कहीं ना कहीं से उसी मिट्टी से हैं लोग, उसी ग्राम्य जीवन से हैं। देखिए, लोक जो है उसको हम लोगों ने गांव तक सीमित मान लिया, ऐसा नहीं है। जी। लोक नगर में भी है, नगर और गांव, जंगल, जी। पहाड़, समुद्र, सब लोक में है। जी। जी। तो लोक से अलग तो है ही नहीं है नगर। अब गांव से ही तो लोग आए हैं नगर में, तो अपने साथ लोक संस्कृति ले आए हैं, अपने साथ गीत लाए हैं, कथाएं लाए हैं, तो उनका प्रयोग होता है, वो गाते हैं। और अब तो उत्सवों को जो है शहरों में भी खूब धूमधाम से मनाया जाने लगा। अभी देखिए छठ पूजा का कितना बड़े आयोजन होने लगे हैं, और नाग पंचमी। अब जैसे गांव वाले थोड़ा सा, उनको ये लगने लगा था कि हमारी इस लोक संस्कृति की उपेक्षा हो रही है, हम पिछड़े हुए माने जा रहे हैं। तो उसको, उस भाव को दूर करने के लिए लोगों ने ये किया कि हम उस लोक पर्वों को, इसको जो है पिछड़ापन माना जा रहा है, तो उसको उन्होंने छोड़ना शुरू किया। लेकिन नगरों में जो है वो अभी प्रथा चल रही है, क्योंकि नगर ने उसका महत्व समझा। और नगरों में मंचों से जो शासन के उपकरण हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन है, संस्कृति विभाग की ओर से जो संगीत नाटक अकादमी के मंच हैं, तो इन सब ने उसको जो है
अपनाया और लोक उत्सव ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाने लगे नगरों में, तो लोक संस्कृति आई और सारे लोक उत्सव बड़ी धूमधाम से अखबारों में भी देखिए, अब कोई भी उत्सव आ रहा है तो सब पूरे पेज भरे हुए हैं जी लोग, ये आज ये त्यौहार है। जी और मंच भी इस तरह के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, मंदिरों में भी हो रहे हैं, घरों में भी हो रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर भी हो रहे हैं। तो नगर को गांव से अलग नहीं माना जा सकता, गांव को नगर से अलग नहीं माना जा सकता, क्योंकि संस्कृति एक ही है और लोक संस्कृति सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त जी। है। आपको दीदी नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आयोजक हैं, प्रायोजक हैं, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, या आप समाज में ही लोगों को ही देख लीजिए, बहुत निम्न कोटि का मानते हैं, और जैसे श्रमिक वर्ग का है या नहीं, ये तो ग्राम्य जीवन के लिए ही है, ये सोच कितनी जायज़ है? ये सोच वही बताया मैंने ना कि जो पाश्चात्य सोच, आज जब अंग्रेजी माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं जी तो उनकी सोच में वो जो पाश्चात्य संस्कृति का लोभ है या अपनी संस्कृति के प्रति गौरव बोध कम होते जाने का जो भाव है, जी उसके कारण ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ बताया मैंने ना कि लोक पिछड़ा हुआ नहीं है, फोक का अनुवाद नहीं है, इसलिए जो है लोक का महत्व है। और ये निम्न कोटि का अब नहीं कोई मान रहा है, मान भी नहीं सकता, क्योंकि जो मान रहे हैं वो इसके महत्व को उन्होंने अनुभव नहीं किया है। आज इसके महत्व को बताने की कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और इनको कोई उखाड़ नहीं सकता। जैसे बेर के पेड़ को, बेर को कितना भी छांट दीजिए वो फिर से पनप जाती है। एक कथा है जिसमें कौशल्या जी ने उसको आशीर्वाद दिया है। वो राम जब बन गए हैं तो विह्वल होकर के पीछे पीछे जाती हैं, सबसे पूछती हैं कि मेरे राम को कहीं देखा, तुमने देखा? तो बेर का पेड़ कहता, हाँ, मेरे कांटों में उनकी पाग उलझ गई थी तो थोड़ी देर के लिए रुके थे मेरे पास, तो उतनी देर रुके थे। तो उसको आशीर्वाद देती हैं, तुमने बन जाने में मेरे बच्चों को थोड़ी देर के लिए सही बिलमाया, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी जड़ें पाताल तक रहेंगी और कितना भी कोई नाश करेगा वो जो है नष्ट नहीं होगी। तो ये बेर की जड़ है हमारी लोक संस्कृति, हमारे लोकगीत, इनको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कोई उपेक्षा करे, ये अपनी राह बना लेंगे। जैसे धारा है, बांध आ जाता है, वो बगल से निकल जाती है। जी। तो ये जो है इसी तरह प्रवाह बना रहेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत है। अगर कहीं रुंध रहा है तो उस रास्ते को साफ करने की जरूरत है। आपके दृष्टिकोण में हमारे जो सामाजिक जीवन में, दैनिक जीवन में इन लोकगीतों की क्या उपयोगिता और प्रासंगिकता है आज के समय में? ये तो हमेशा रही बेटा प्रासंगिकता, क्योंकि इसके बिना हम संवेदना से नहीं जुड़ सकते, इसके बिना हम अपने आसपास के परिवेश के सुख दुख से नहीं जुड़ सकते, इसके बिना हम मंगल भाव से नहीं जुड़ सकते, इसके बिना हम मानवता के जो दृष्टिकोण है, जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे जीवन मूल्यों का एक पक्ष है, शाश्वत जीवन मूल्य होते हैं जो सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, ममता, मातृत्व बोध, ये सारा इसमें है। तो ये प्रासंगिक तो सदा रहेगा ही, इसको निरंतर याद करते रहने की ज़रूरत है। उसके बिना तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, हमारे जीवन का रस सूख जाएगा, सोता सूख जाएगा। इसलिए तो निरंतर बार बार उसको फिर से उस रस में सराबोर करने की ज़रूरत है, उसको दोहराते रहने की ज़रूरत है। इसीलिए हर संस्कार के अवसर पर, हर व्रत पूजन के अवसर पर इनका प्रयोग होता है, और इसीलिए अकेले कोई पूजा पाठ नहीं की जाती। जी बिल्कुल। अगर कोई कहानी सुनने वाला होना चाहिए। कथा जब होती है तो कथा के श्रोता का भी जितना पंडित जी का महत्व है उससे उतना ही महत्व श्रोता का भी है, और श्रोता हुंकारी भरे ये भी जरूरत है, इसलिए कि वो जागरूक है कि नहीं, ये इसकी जागरूकता उस ग्रहण कर रहा है कि नहीं, उसकी जरूरत है। तो इसलिए जो है अगर कोई नहीं सुनने वाला मिलता तो कलश रख लिया जाता है, दीपक जला के रख लिया जाता है, क्योंकि ये भी प्रकृति भी साक्षी है। और ये प्रकृति विवाह मंडप से लेकर के मृत्यु शैया तक, दाह संस्कार तक साथ रहती है। आप देखिए सारे प्रकृति मंडप में जो है प्रकृति ही चारों तरफ
बांस का बिल्कुल, खम्भ बिल्कुल। है, आम की लकड़ी से पटरा बनते है, हैं, आम की हाँ। लकड़ी है, घर के उपकरण है, केले का पत्ता। केले का पत्ता है, सारे सूप, ओखली, जी, मूसल, इससे जी। परीक्षण हो रहा है। जी, जी, ये जी। सारे प्रकृति लकड़ी के पीढ़े पर ही बैठेगा जी, वर शादी में, कन्या। हाँ। चाहे लखपति करोड़पति की बेटी का ब्याह हो, वो कन्यादान करेगा तो कुश की पवित्री पहन के ही करेगा, जी, हीरे का अंगूठी जी, से नहीं। बिल्कुल तो ये जो प्रकृति से जुड़ाव है, इसको ये बताता रहेगा कि हम प्रकृति के एक हिस्सा है, उसके अंग हैं, जी, और इससे जुड़ करके ही हम, तो ये प्रासंगिकता सदैव रहेगी। जी। दीदी, आज जो यंत्रीकरण हो रहा है, क्या उससे लोकगीत संरक्षित हो रहे हैं या उससे कुछ हानि है? आपकी नज़र में कोई ऐसा लोकगीत जो लुप्त प्राय है या लुप्त हो गया है, अब नहीं मिलता है? लुप्त प्राय तो बहुत सारे हुए, जी। जैसे मैंने चक्की गीत की बात की, हम्म, चक्की ही चलना बंद हो गई जी, तो उसके गीत बंद हो गए। जी, जी। निर्वाही, कटाई, रोपनी, खलिहान के गीत, जी, गन्ना पेरने के लिए कोल्हू चलते थे, कोल्हू, रात रात भर कोल्हू कोल्हुआर में गाया जाता था। जी। तो ये सारे गीत जब ये काम मशीनों से होने लगे तो अपने आप लुप्त हुए, मशीनों से जल्दी से काम हो गया। मेले के गीत थे, यात्रा पैदल होती थी तो लोग गाते बजाते थकान जाते मिटाने थे। के लिए जाते थे। जी। पालकी ढोते थे कहार, हम्म, वो गीत थे। गाते। पालकी अब जाती ही जी, नहीं, जी। गाड़ी में बैठे हवाई जहाज में चले गए तो गीत जी। कब गाएंगे। उसी तरह एक हम लोगों के गांव में बचपन में जो दलित वर्ग के लोग थे, उनके यहाँ कोई उत्सव होता था तो द्वार दिखाई करते थे। अच्छा। तो उनका जो नर्तक दल था, जो जिनके घर काम करते थे, मालिकों के दरवाजे पर जा करके वो नृत्य प्रस्तुत करते थे। उसमें एक करिंगा नाच हुआ करता था। जी, जी, जी। उसमें उस नर्तक के पीठ पर चमड़ा बंधा होता था और कमर में बहुत सारे घुंघरू बंधे होते थे, और एक बोलवाई होता था नर्तक के साथ, वो उसके हाथ में कोड़ा होता था। मरता था। तो वो बड़े अटपटे प्रश्न, वो प्रश्न देते। पूछता था, तो जो नर्तक होता था वो बड़े अटपटे उत्तर देता था। हम्म, उसमें इतनी छूट थी, प्रधानमंत्री से लेकर के ठाकुर साहब, पंडित जी, सबके बारे में वो कुछ भी बोल सकता बोल था। सकते थे। तो जब वो कुछ अटपटा बोलता था कि अरे पंडित जी की क्या बात करत हो, वो पूजा करत हैं लेकिन घर में क्या करत हैं या बाहर क्या करत हैं, माला जपत हैं, ध्यान कहीं और रहा था। जी। ठाकुर साहब की बात क्या करत हो, जो ये जो सबके लिए वो कुछ भी कह सकता, जो भी विसंगति देखता था वो अपने मुंह से कहता था। कटाक्ष। तो वो जो बोलवई था उसके पीठ पर जोर से कोड़ा मारता था, और हाय काका कह के वो पूरा घेर, लंबा घेरदार उसका लांगा होता था, नाचता था। ये परंपरा बिल्कुल ख़त्म हो गई। जी, जी, जी। मैंने अभी कोशिश की गांव में, भी 25 दिसंबर को जी। मेरे पिताजी का भी जन्मदिवस होता है और अटल जी और मालवीय जी, जी जी, का, जी, सबका, साथ में ही है। तो पूरे गांव में हम लोग मनाते थे। जी, उसमें मैंने कहा कि ये लुप्त जो हो रही है संस्कृति, उनको ले आके दिखाइए। जी। तो आए वो, लेकिन वो सब फिल्मी गीत गा रहे थे, उन्हें पता वेशभूषा नहीं। बनवा दी गई, वो पहन के आए, जी, जी, लेकिन जी। वो पूरा प्रसंग ही उनको नहीं याद नहीं है। पता। वो लोग मर गए जो करते थे। पहले करते थे। एक कथिक नाच हुआ करता था। अब ये कथिक नाचते थे जो, उन्होंने कथक से लिया कि उनसे कथक, शास्त्रीय कथक ने लिया, ये कह पाना बड़ा कठिन है। तो कथिक जो नाचते थे, एक ही व्यक्ति जी, अपनी भावभंगिमा से बिना किसी साधन के सारा अभिनय करता था। जी। जैसे केवट प्रसंग है, हम्म, सीता जी ने उतर के, तो वो केवट जब बनना होता था तो ऐसे गमछा बांध लेता था सिर जी, पे। जी, जी। लक्ष्मण बना है तो यूं यूं फेंटा बांधता था, तिरछे वीर वेश वाला। जी। राम बनना है तो सीधा पट्टा रखता था, और सीता जी बनना है तो उसी का घूंघट इतना निकाल लिया जी, जी। और उसी गमछे से कठौता बना दिया। तो ये जो उसकी प्रस्तुति थी इतना प्रभावित करती थी। शिष्टाचार होते थे। जी। पहले वर पक्ष भी कन्या पक्ष का आदर करता था जनवासे में बुला के, जी। और कन्या पक्ष वर पक्ष का आदर करता था दरवाजे पर। शिष्टाचार होता था, उसमें ये सारी प्रस्तुतियाँ होती थी। कथिक की गायन होता था, शास्त्रार्थ होते थे। जी। पंडित जी, उधर का पंडित इधर का पंडित शास्त्रार्थ करते थे। ये सारी परंपराएं लुप्त हो रही हैं, तो उसमें ये सारी बातें आती थी खुल के। तो इसको फिर से याद करने की ज़रूरत है, जो लुप्त हो रहा है उसे बचाने की ज़रूरत है।
इसमें समय का भी कुछ महत्व है दीदी, जैसे पहले बारातें 5 दिन हाँ 7 दिन रुकती थी, अब समय अभाव भी है हाँ, शायद इस वजह से। लेकिन हमारी जो संस्थाएं हैं इस तरह की जो संरक्षण का दायित्व ले रही हैं, जी ये लोक संस्कृति या लोक साहित्य जो है ये वैसे आर्काइव में संग्रहालयों में रखने की वस्तु नहीं है, नहीं है, सही। लेकिन आज आवश्यकता है कि इनके चित्र, इनके रिकॉर्डिंग करके, इनका वीडियोग्राफी करके उसे सुरक्षित रखा जाए। जी। लेकिन ये बचेगा तब जब ये लोक व्यवहार में होगा, प्रयोग में आए। प्रयोग में होगा। जी, जी, जब हमारे बच्चे उसको प्रयोग में लाएंगे, दिखाएंगे, खुद मंचित करेंगे, गाएंगे, तब ये प्रयोग में जो प्रयोग चलता रहेगा तभी उसको हम ले पाएंगे। जी। जी, तो इसके लिए ज़रूरत है। जी 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 दीदी, जो पहले के लोकगीत हैं और आज के लोकगीत हैं उसमें आपको क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन दिखते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। परिवर्तन तो आया है, जैसा कि मैंने बताया, समय की मांग के अनुसार, जी लेकिन उस परिवर्तन को रेखांकित करने के लिए उन तत्वों की ओर देखना पड़ेगा कि ये परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि समाज में वो परिवर्तन रेखांकित हुआ, इसलिए लोक ने उसको ग्रहण किया। जी तो उसको पहचानने की ज़रूरत है, और उसमें क्या जो परिवर्तन आया है स्वागत योग्य है कि नहीं, इसकी भी ज़रूरत है। बहुत सारे परिवर्तन केवल आधुनिकता के नाम पर आए, और उसमें बहुत सारा भदेश चीज़ें भी आईं। यद्यपि भदेश को हम लोक से अलग नहीं, उसको लोग जी। कहते हैं कि अश्लील है या भदेश है, जी लेकिन वो उस भदेश में भी एक जो स्वाभाविकता है, जो सरलता है, जो सहजता है, वो है, उसको उससे नहीं अलग कर सकते। लेकिन आज चूंकि यह दृष्टि व्यावसायिक हो गई है, चाहे फिल्में हैं या अन्य संचार माध्यम हैं, उनके लिए कच्चा माल है। जी वो इसको लेते हैं तो कच्चे माल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना उसके उनका बाजार चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है वो ले रहे हैं, स्वार्थ है उसमें। बिल्कुल। तो ये स्वार्थ के कारण हमारी परंपरा नष्ट न हो, उसमें विकृति न आवे, क्योंकि जब व्यावसायिक दृष्टि से कोई चीज़ ली जाएगी तो उसका जो शिव भाव है वो प्रभावित होगा। प्रभावित होगा। तो इसलिए जो है ये विवेक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि जो परिवर्तन आ रहा है कितना ग्राह्य है और कितने की आलोचना होनी चाहिए, कितने को छांटने की ज़रूरत है। जी और प्रयोग में जो शिव पक्ष है, जो जोड़ने वाला पक्ष है, जी जी जो सबकी संवेदना को बांटने वाला पक्ष है, उसे ही हम ग्रहण करें, उसकी सहजता को ग्रहण करें, इसकी ज़रूरत है। जी। दीदी, आपने तो भूत भी देखा है लोक का, वर्तमान भी देख रहे हैं, अवश्य ही आपको भविष्य भी दिखता होगा, तो इसमें आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं? देखिए, भूत तो जाएगा नहीं, भूतकाल को छोड़ नहीं सकते हैं, जी क्योंकि वो हमारी ये लंबी परंपरा जो विरासत की है, उसे छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ खो जाएंगे, तो उसे साथ लेना है। आज का जो वर्तमान है ये भी कल भूतकाल हो जाएगा, जी और जो भविष्य है और भविष्य के खतरे भी हैं और उपलब्धियां भी होंगी। तो उन उपलब्धियों में, जैसा मैंने कहा, कि जो ऐसी उपलब्धियां जिनसे हमारे समाज का, हमारे पूरे ब्रह्मांड का हित है, जी उसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। उन उपलब्धियों को स्वीकार करना पड़ेगा, उन परिवर्तनों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रख सकें। नदी की धारा की तरह, मैंने कहा ना कि रत्न तलहटी में जी रह जाते हैं। तो ये भविष्य में जो हमारी उसके मूल जो हीर है, जी वो हीर बचा रहेगा, और उस हीर को अलग नहीं करना चाहिए, न होने देना चाहिए। और जो कूड़ा करकट है वो तो अपने आप समय के प्रवाह में निकल जाएगा, वो स्थिर रहेगा भी नहीं, क्योंकि वो एक क्षण के लिए, जैसे एक प्रभाव होता है ना कि आज हम कोई घटना घटी, उससे हम बड़े उद्वेलित हो गए, उस उद्वेलन के क्षण में अगर हम कुछ लिखते हैं या कहते हैं तो शाश्वत सत्य उसमें नहीं होता, उसमें शाश्वत जीवन मूल्य नहीं होता, वो एक घटना का प्रभाव है। तो उस प्रभाव को कुछ ही दिन तक वो रहता है जी। लेकिन जो हमारा मानवीय मूल्य है, जो भारत की पहचान है, जी सार्वभौम सत्य है, वो इस संस्कृति के माध्यम से निरंतर रहेगा
और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी व्यक्तिगत भी है, समाज की भी है और शासन व्यवस्था की भी है। सभी की है। जो नियामक है जी। हमारी न्याय व्यवस्था की भी है। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उसमें जो विकृति आ रही है उस विकृति को छांटते जाएं। जैसे सूप का स्वभाव जैसा होता है कि थोथा थोथा गही रहे, थोथा थोथा उड़ाए दे, सार सार को गही रहे, तो उस सार सार के ग्रहण करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। जो वर्तमान के जो संचार माध्यम है, क्या इनकी भी ग्राह्यता इसमें कुछ मदद करेगी? हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है जी। अब आपने देखा होगा इस कोविड के काल में ये संचार माध्यम ही था कि हम एक दूसरे से जुड़े रहे। जी। इसके माध्यम से हम बहुत कुछ भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। वर्तमान में हम इसका प्रसार करते रहे हैं और करते रह सकते हैं, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और लेकिन उसमें भी वही सचेत रहने की ज़रूरत है कि कहीं व्यावसायिक दृष्टि न आने पाए। व्यवसाय भी जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन केवल शुद्ध व्यवसाय न बन जाए। उससे जो एक हमारा सीख देने का जो, और सीख जो है शिक्षा के माध्यम से दिखाने के लिए नहीं थी, ये सीख सहज उसको ग्रहण करता था। ये नहीं लगता था कि हम उपदेश दे रहे हैं। जो हमारे मानवीय जीवन मूल्य हैं हमारी कथाओं के माध्यम से या संस्कारों के माध्यम से बच्चों के पास आते थे, तो उसमें ये नहीं होता था कि हमें सिखाया जा रहा है। अगर ये पता चल जाएगा बच्चे को कि हमें उपदेश दिया जा रहा है तो उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। बनावट नहीं, तो सहज है, स्वाभाविक है। इतने दिन से हम जिसके माध्यम से सीखते रहे हैं वो भाव बना रहे। वो संचार माध्यमों को भी इस सहजता, इस सरलता, इस ऋजुता को ध्यान में रखने की जरूरत है जी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न और है दीदी, कि जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनकी क्या मतलब इसमें आपको स्थिति, प्रासंगिकता, योगदान क्या आपको दिखता है? ये तो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, इनका बहुत महत्व है। आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरा हमारा शास्त्र और लोक सुरक्षित तो हो गया है जी। आज प्रिंट मीडिया कितना भी लोग कहें संचार माध्यमों की वजह से पुस्तकों को प्रकाशन जरूरी नहीं रह गया है। गूगल पे बहुत कुछ देख रहे हैं बच्चे, लेकिन प्रिंट मीडिया जो है ये स्थिर महत्व है, इसका स्थायी महत्व है। ये बहुत दिनों तक पुस्तकें बची रहेंगी। और जब कुछ नहीं रहेगा तो ये, जब प्रलय आई उस समय जब ऋषियों ने कि क्या क्या बचना चाहिए तो सारे बीज लिए और ग्रंथ भी अपने साथ रखे। ये ग्रंथ रहेंगे तभी संस्कृति बची रहेगी। तो प्रिंट मीडिया का तो बहुत महत्व है ही, और संचार माध्यमों के माध्यम से भी जो भी सुरक्षित रखा जा रहा है वो रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये अभिलेखागारों में या संग्रहालयों में रखने की वस्तु नहीं है संस्कृति। इसको प्रयोग में, व्यवहार में हमारे बच्चे उसको अपने जीवन शैली में उतारेंगे, जिएंगे उसको। सुराही का पानी उसको प्रतिदिन में उसको प्रयोग करेंगे। वातानुकूलित कमरों से निकल करके पुरवाई का आनंद लेंगे, बगीचे में जाएंगे, तब ये संस्कृति सुरक्षित रहेगी, बचेगी। और जो इसकी एक स्वाभाविक एक पहचान थी, लोक संस्कृति बहुत लचीली है, तो वो लचीलापन इसका बना रहे, क्योंकि स्थिर नहीं है। स्थायी तो है, स्थिर नहीं, लेकिन उसको जो है उसके स्थायित्व में भी एक सौंदर्य है, उसमें परंपरा है, उसमें विरासत का एक गुण है, तो उसको भी बचाए रखने की जरूरत है। इसमें जैसे लोकगीतों में हम बात करें दीदी, तो छंद विधान, शास्त्र विधान, क्लिष्टता नियमों की ये बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। तो ये क्या इसके लिए अच्छा है या बुरा? देखिए, इसमें अच्छा बुरा की बात नहीं है। ये खुला आकाश है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे मिट्टी का लोंदा होता है, उसको आप कोई भी आकार दे दीजिए। लोक संगीत उस तरह मिट्टी के लोंदे की तरह है जी। बड़े बड़े नाम भी गांव के लोगों के उसमें फिट हो जाते हैं, लय नहीं बिगड़ती। वो उसको विलंबित कर लेता है गायक, उसको द्रुत कर लेता है आवश्यकता अनुसार।
उसी तरह जैसे बांस की टहनी होती है, कैन जिसको कहते जी हैं, जी जी। वो बड़ी लचीली होती है। तो जैसे बच्चे का मन होता है ना, उसको जो संस्कार आप दें बांस की कैन की तरह वो ग्रहण कर लेता है। तो उसी तरह इसमें लचीलापन है। इसमें जो बंधन है, जी बंधन तो है। हमारी इस बात पर कई लोगों से बात हुई तो वो लोग कहते हैं, क्या आप कहती हैं कि बंधन न हो तो क्या बेसुरा है लोकगीत लोक संगीत? मैंने कहा बेसुरा नहीं, सहज है। उसकी सहजता उसकी पहचान है। जी वो बेसुरा तो नहीं कह सकते आप उसको, उसमें एक लय है, जी उसमें एक धुन है। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलला नेछु सोहर चंद में लिखा, जी। कितने बड़े महान बहुत चिंतक, सुंदर महान रचना है। दार्शनिक, महान कवि ने इस लोक धुन को पकड़ा, उसको उसका आश्रय लिया। तो वो बेसुरा कैसे है? वो मन को छूने वाला, उसमें जो स्पंदन है वो हमारी चेतना को स्पर्श करता है। जी जी और उस चेतना के स्पर्श में जो एक खुलापन है, मुक्त होकर के उसका आनंद लेता है, जी मुक्त होकर के गाता है गायक, मुक्त होकर श्रोता सुनता है, दर्शक देखता है। जी तो ये जो मुक्त मना भाव है इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी। लेकिन उसके भी बंधन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज धुनों को लोग विकृत कर रहे हैं। आपने फिल्मों का नाम लिया था, जी जी। शायद अभी हाँ, आप उसके बारे में पूछेंगे। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि जी। जो ये लोक गीतों को विकृत रूप से या स्वरूप बदल के जो फिल्मों में इस्तेमाल किया जा रहा है, छेड़छाड़ की जा रही है स्वरूप से, जी। कितना जायज है? तो वो आकर्षक लगने के प्रलोभन में जी कि धूम धड़ाका, बहुत शोरगुल। आपने देखा होगा पहले के जो गीत थे फिल्मों में भी जी कितने मतलब सरस थे, कितनी धीमी लय थी, उनके वाद्यंत्र भी उसी तरह। आज जो पाश्चात्य प्रभाव कह लीजिए, पाश्चात्य संगीत भी अच्छा है, उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, जी जी लेकिन उसमें एक जो आज शोर लोग पसंद कर रहे हैं, खूब तेज वाद्य, खूब तेज नृत्य। भाई हमारे लोक नृत्यों में भी अब जैसे कुछ लोक नृत्य हैं आदिवासियों के, बहुत ही सौम्य, बहुत धीमी गति के हैं, जी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं लय में, गोल घेरे में। लेकिन युवक युवती साथ रहते हैं, लेकिन एक उसमें मर्यादा जो मर्यादा है है, वो बिल्कुल। बराबर बनी रहती है। किसी लड़की के पैर से किसी का पैर नहीं छूता, जी किसी का स्पर्श देखने पर ऐसा नहीं लगता कि उसमें मांसल स्पर्श है। जी जी वो एक जो आत्मीय उसका जो लगाव है, आत्मीय जुड़ाव उस नृत्य में देखने को मिलता है। उसकी जो सहजता है वो हमें बांधती है, हमें आकर्षित करती है। आज जो है जो बहुत तेज नृत्य हैं, तेज वाद्य हैं, उनको डाल करके हमारे कानों को भी उसका अभ्यास होता जा रहा है। आज के बच्चे बहुत तेज गाना बजा, धुन भी अब रिकॉर्ड भी बजाएंगे, पूरा फुल पे कर देते हैं। तो जो एक माधुर्य था उसका, जो सरसता थी, जो एक मस्तिष्क पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता था। एक भ्रामरी प्राणायाम क्या है? वो हमारे मस्तिष्क में एक गूंज पैदा करता है। जी तो ये लोकगीत, ये लोक धुनें एक गूंज पैदा करती थी, जो कंपन होता था उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारी स्मृति पर पड़ता था, जी हमारे स्मरण शक्ति पर पड़ता था। तो वो जो है इस धूम धड़ाके की वजह से मिट रही है और लोक धुनें भी खत्म हो रही हैं। तोड़ मरोड़ करके उनको जो अच्छा लगे, जो आज की पीढ़ी को पसंद हो, जी। वो प्रयास हो रहा है। शायद यही कारण भी है कि आज की पीढ़ी इतनी बेचैन रहती है, बेचैन उसमें रहती क्षमता नहीं रह गई है कि वो बहुत बर्दाश्त कर ले चीज़ों को या बहुत ठहराव के साथ जीवन जी सके। हाँ। शैली बहुत भागदौड़ वाली है उनकी जी। जीवन शैली, और थोड़ा सा ठहराव की जीवन में इसीलिए कमी है, शायद ये भी प्रभाव बहुत डालता है। हाँ, लेकिन अब लौट रहे हैं जो भौतिकता से और इस चमक धमक से, इससे ऊब भी रहे हैं लोग। जी क्योंकि आपने देखा होगा जो विदेशों से आ रहे हैं, हम्म, यहाँ पर भारत में शांति की तलाश में आ रहे जी। हैं, भारतीय संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे राम और कृष्ण के भक्त हो रहे हैं वो। उसका कारण क्या है कि वहाँ की चमक दमक, वहाँ की चकाचौंध, वहाँ के तेज गति का शोर शराबा, इससे ऊब चुके हैं वो, तो लौट रहे हैं और शांति की तलाश में लौट रहे हैं। शांति कहाँ है? शांति है इस मध्यम लय में, इस सरस संगीत में, इस स्वाभाविक सहज जीवन शैली में। जी
तो इसलिए लौटेंगे ये, वो समय आ रहा है। जैसे अभी इस संकट काल में साल भर में बहुत कुछ जो हम भूल चुके थे, प्रकृति का दोहन कर रहे थे, उसको भूले हैं। याद आया हमें कि हमने कितनी गलतियां की हैं। इसी तरह इस गलती का भी एहसास होगा लोगों को, और लौटेंगे और फिर से अपनी वो जीवन शैली जहाँ पर दूसरे को देख कर, दूसरे को सुख पहुँचा कर सुख पाने का भाव था, वो भाव फिर लौटेगा। और ये हमारी विवशता भी है कि उसकी ओर लौटें। अगर हमें उस मानुष गंध को बचाना है, उस मनुष्यता को बचाना है, भारत को विश्व गुरु के रूप में जो पहचान बनी थी उस पहचान को बचाना है, तो फिर से हमें अपनी संस्कृति की ओर, अपनी सनातन संस्कृति, अपनी विरासत, अपने पुरखों की धरोहर को याद करना होगा, उसे अपनी जीवन शैली में उतारना होगा, तभी बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना अच्छा प्रकाश डाला इस पूरे विषय पे। और हमारे दर्शक श्रोता जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको बस यही एक हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि अपनी लोक कला से, अपनी लोक संस्कृति से जुड़ें, उसकी आत्मा को पहचानें, क्योंकि हम अपनी संस्कृति अपने लोक से अलग नहीं हैं और हम ही इसे अपनाएंगे तभी इसे संरक्षित कर पाएंगे। इसकी उपेक्षा हमारा कर्तव्य नहीं है, इसको सहेजना, संवारना और अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से इस थाती को लेकर सहेजना, ये हमारा कर्तव्य है। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।